हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था जिसमें संविधान क्या क्यों, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। आज का पहला अध्याय है भारत का संवैधानिक विकास। भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा हुई थी। 1929 तक लगभग 45 वर्षों तक कांग्रेस की डिमांड आजादी की नहीं थी, वे स्थानीय स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए विषयों को दो भागों में बांटा, जिसमें से आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय शामिल थे। आरक्षित विषय में पुलिस, न्याय, कर, राजस्व आदि शामिल थे, जबकि हस्तांतरित विषय में शिक्षा, कृषि, सफाई आदि शामिल थे। आरक्षित विषय अंग्रेजों के पास थे, जबकि भारतीयों को सिर्फ हस्तांतरित विषय ही दिए गए थे। भारतीय चाहते थे कि उन्हें आरक्षित तथा हस्तांतरित दोनों विषय दिए जाएं, जो कि इसे ही स्थानीय स्वायत्तता कहा जाता था। अंग्रेजों ने 1929 तक स्थानीय स्वायत्तता नहीं प्रदान की, जिससे कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के तहत अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इसी के साथ एक प्रश्न उठता है कि यह पहले क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब भारत के नेता इंग्लैंड जाते थे तब उन्होंने पाया कि इंग्लैंड के कानून अधिक व्यवहारिक तथा प्रगतिशील है। यहां का विकास इन्हीं कानूनों के माध्यम से हो पाया है। भारतीय नेताओं को लगता था कि कभी न कभी अंग्रेज इन्हीं कानूनों को भारत पर लागू करेंगे, पर समय गुजरता गया और ऐसा कभी नहीं हुआ। तब जाकर भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव कराए गए। इन चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और उसने 6 प्रांतों जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत में अपनी सरकार बनाई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। कुल 3 प्रांतों पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम तथा सिंध में मिलीजुली सरकार गठित हुई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। लगभग 28 महीने तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में सामूहिक त्यागपत्र दिया, जिसका कारण था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को बिना कांग्रेस की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाना। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक त्यागपत्र दिए जाने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया कि भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। इसमें मुस्लिम लीग का साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें कहा गया, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था। अगस्त प्रस्ताव की असफलता, स्वतंत्रता के लिए भारतीयों की बढ़ती हुई मांग तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। अब सरकार को यह विश्वास हो चुका था कि भारतीयों की मांग को अब और नहीं टाला जा सकता है। इसलिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स को वार्ता हेतु भारत भेजा। क्रिप्स ने यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध के पश्चात भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए,
जो कि पहली बार अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की बात कही गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा तथा जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम या उत्तर तिथीय चेक कहा। वहीं मुस्लिम लीग ने इसे पृथक देश की मांग स्वीकारे जाने के कारण अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों की आशंकित तबाही से भारत को बचाने हेतु 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कर दिया। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा इसे आंदोलन को दबाने के लिए आंदोलन तिथि की पहली रात 12 बजे 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन उतनी सफलता नहीं पा सका जितनी की उम्मीद की गई थी। हेलो दोस्तों, आगे बात करेंगे वेवेल योजना तथा शिमला समझौता 1945 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना को 4 जून 1945 को प्रस्तुत किया। इसे वेवेल योजना कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे। इसमें केंद्र में एक नए कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों के बराबर होगी। कार्यकारी परिषद राष्ट्रीय सरकार के समान होगी तथा वायसराय बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में संवैधानिक विकास के विचार हेतु एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। शिमला सम्मेलन 1945 की बात करें तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। मुस्लिम लीग ने मांग रखी कि वायसराय की परिषद में जाने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी। इस मांग को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप शिमला सम्मेलन विफल घोषित किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और इस बार लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने, जो उदारवादी दृष्टिकोण वाले थे। 14 मार्च 1946 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और इसी कारण उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर तथा स्टीफर्ड क्रिप्स थे, जिनको 18 मार्च 1946 में भारत भेजा, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार तथा संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की स्थापना हेतु योजना प्रस्तुत की। अंतरिम सरकार का गठन 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जिसके अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इस परिषद के 13 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। पहले की अंतरिम सरकार के 13 सदस्यों में से 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा शाफ्त अहमद खान को मंत्रिपरिषद से हटाकर मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल किया गया तथा अब मंत्रिपरिषद की संख्या 15 हो गई। मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य
सरकार के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। इसी के साथ ही स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1947 में सी राजगोपालाचारी को अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय प्रदान किया गया था। संविधान सभा का निर्माण। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज बिल में होता है। उन्हें 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एमएन रॉय ने किया। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। कांग्रेस ने 1937 के फैजपुर सम्मेलन में इस मांग को स्वीकार किया तथा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी तथा भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटों का निर्वाचन होना था, जबकि देसी रियासतों को आवंटित सीटों का मनोनयन होना था। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन अंग्रेजी प्रांतों, जो कि 11 गवर्नर के प्रांत, और 4 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से किया जाना था, जबकि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का पुनः 3 भागों में निर्धारण किया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसमें मुस्लिम व सिख को छोड़कर प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय परिषदों में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में संपन्न हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिली थी। इनमें 8 निर्दलीय भी शामिल थे। चुनाव में अपेक्षित बहुमत न मिलने पर मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया। इसके साथ ही पूरे देश में दंगे शुरू हो गए, जो भारत के विभाजन तक चलते रहे। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय की भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। इस प्रकार संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। फ्रैंक एंथोनी आंग्ल भारतीय तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे संसदीय सीट कांग्रेस के एमआर जयकर से त्याग पत्र दिलाकर रिक्त कराई गई, जहां से उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इस बैठक में 211 ही सदस्य शामिल हुए। संविधान सभा की दूसरी बैठक
11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। इसमें 8 अनुच्छेद थे। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया, जिसमें से संघ शक्ति समिति तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू व प्रांतीय संविधान समिति तथा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। इन समिति की 2 उप समितियां भी थीं, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। इसके साथ ही प्रक्रिया नियम समिति डॉ राजेंद्र प्रसाद तथा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद तथा कई अन्य समितियों का गठन किया गया तथा उनके अध्यक्ष को निर्धारित किया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की एक सूची भेजी तथा संविधान सभा के सदस्यों को संविधान पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों के पूर्व दृष्टांत की 3 प्रतियां भेजी। इसमें लगभग 60 देशों के संविधान के मुख्य अंश दिए हुए थे। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा भेजे गए उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। इसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। संविधान के इस प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। बात करें प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्यों की तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें अध्यक्ष थे। सदस्यों में टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात यह सदस्य बने, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, एन माधवराव, जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पर आए, और के एम मुंशी आदि सदस्य थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात इसे 21 फरवरी 1948 को देश के सामने पहली बार रखा। इस संविधान को 8 महीनों तक देश की जनता के सामने रखा गया और जनता से सुझाव मांगे गए। इसके पश्चात प्रारूप की प्रतिलिपियां संविधान सभा के सदस्यों को सौंपी गईं। संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संपन्न हुआ। 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिनमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान को 26 नवंबर को अंगीकार तो कर लिया गया, किंतु इस दिन संविधान के केवल 4 ही प्रावधान लागू किए गए थे, जिसमें कि निर्वाचन, अंतरिम संसद, नागरिकता तथा संविधान के अस्थायी प्रावधान शामिल थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया।
जन गण मन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया तथा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया गया। इस स्थिति का चयन इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसके आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान में संविधान लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 394 में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा के लिए कुल सीटें 389 थीं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया, जो कि 296 और 93 थीं। 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को दी गई, जिनका निर्वाचन होना था, जबकि 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई, जिनका संबंधित रियासत के राजा द्वारा मनोनयन किया जाना था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान विभाजन के बाद कुल सीटों में से 90 सीटें पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गई, जिससे भारतीय संविधान सभा की कुल सीटें 299 बचीं। इन 299 सीटों में से 229 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होने थे, जबकि 70 सीटें देसी रियासतों को दी गई, जिनको संबंधित राजा द्वारा मनोनीत किया जाना था। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि प्रांतों में से संयुक्त प्रांत में से 55, मद्रास से 49, बिहार से 36 शामिल थे। संविधान सभा में देशी रियासतों में से सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से 7 तथा त्रावणकोर से 6 शामिल थे। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन कार्यवाही चली तथा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार हुआ। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें कुल खर्च 64 लाख रुपए का आया। शुरुआत में पाक विभाजन से पहले 15 महिलाएं थीं, किंतु अंत में 26 जनवरी 1950 को 8 महिलाएं थीं। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। अब आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना क्या था? माउंटबेटन प्लान संविधान सभा में अपेक्षित बहुमत न मिलने तथा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1947 को सीधी कार्यवाही दिवस का आह्वान किया, जिससे संपूर्ण देश में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। वहीं दूसरी ओर अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध पैदा किया तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थित होकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण के लिए एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत वायसराय के रूप में भेजा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी नीति संबंधित बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। इस योजना की पुष्टि के लिए 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया। योजना में प्रावधान किया गया था कि भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों में भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। बंगाल तथा पंजाब में जनमत संग्रह कराया जाएगा। देसी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने का अधिकार होगा तथा भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। अंततः ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारत शासन अधिनियम 1947 पारित किया।